नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपका शहर, आपका रिपोर्टर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े शहरों की तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। जी हां, कांकेर से खबर मिल रही है जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिना गुंडा के पास चल रही है मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके से एक 303 राइफल भी बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने की है मुठभेड़ की पुष्टि। तो खबर कांकेर से आपको हम बता रहे हैं जहां पर मुठभेड़ हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच में। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। बिना गुंडा के पास मुठभेड़ ये चल रही है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की जानकारी सामने आई है, खबर सामने आई है। मौके से एक 303 राइफल बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी कांकेर से। बिना गुंडा के पास मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है। वहीं मौके से एक 303 राइफल भी बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलिसेला ने मुठभेड़ की पुष्टि की। एक माओवादी, एक महिला नक्सली के मारे जाने की जानकारी सामने आई है। लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ की खबरें हम लगातार देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से ही एंटी नक्सल ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है, जिसके चलते नक्सली बैकफुट पर आ गए। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी जब आए थे वो छत्तीसगढ़ कहा था कि 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार संजीदा है, गंभीर है। लगातार बैठकें भी होती रहती हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम कांकेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी तामेश्वर साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। तामेश्वर सिन्हा, तामेश्वर, क्या कुछ और जानकारी है फिलहाल मुठभेड़ को लेकर? अभी एक महिला नक्सली के मारे जाने की खबर है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है अभी? देखिए सुमित, सबसे पहले जिस जगह मुठभेड़ हुई है उस मुठभेड़ स्थल के घटना स्थल को बता दूं। ये वही घटना स्थल है जहां 29 नक्सली मारे गए थे। वहां से 1 किलोमीटर जो है बीना गुंडा है, उसी बीना गुंडा में ये मुठभेड़ हुआ है जहां ये महिला नक्सली मारी गई है। और ये जो इलाका है यह नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ का क्षेत्र है। पिछली बार जब जो है 29 नक्सली मारे थे वो भी नारायणपुर का ही क्षेत्र था, हापा टोला। और इसी हापा टोला गांव से 1 किलोमीटर दूर जो है बीना गुंडा है। इसी बीना गुंडा में एक महिला नक्सली मारी गई है। वो कंपनी नंबर 5 की जो है सदस्य है बताया गया है। आगे की शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। इलाके में अभी भी सर्च अभियान जारी है। जी सुमित, निश्चित तौर पर तामेश्वर, हम लगातार देखें जैसा कि आपने बताया उस इलाके के बारे में 29 नक्सली यहां पर मारे गए थे, उन्हीं की मैं बात करना चाहूंगा, उसी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। जब से बीजेपी सरकार प्रदेश में बनी है तब से एंटी नक्सल ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। अमित शाह भी कहकर गए थे कि 2 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल सुमित, देखिए मैं पहले भी बताया कि जो 29 नक्सली जब मारे गए, अमित शाह जी ने जिस तरीके से यहाँ कांकेर में भी जब वो आए थे चुनावी समय में, तो उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद 29 नक्सली मारे गए। तब से लेकर अब तक नक्सलियों के तरफ से कांकेर जिले में एक भी घटना नहीं हुई है ना। जिस तरीके से देखा जाता था कि आईडी प्लांट करते थे या पर्चे छोड़े जाते थे, इस तरीके की पूरी घटना बनती। फिर जवानों ने जो है उसी क्षेत्र में जंगल में घुसा। और ये जो है मानसून का समय है, उस इलाके में जो है घोर जंगल है, नदी नाले पड़ते हैं। बिल्कुल तामेश्वर, लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई तो हो ही रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। और जो अभियान चलाए जाते हैं लोन वर्रा 2 अभियान के तहत नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। और इस मतलब एक तरफ नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई होना, नक्सलियों का सरेंडर होना, इससे कहीं ना कहीं नक्सली बैकफुट पर नजर आते हैं छत्तीसगढ़ में। आप बिल्कुल सुमित, लगातार बस्तर में देखेंगे, चाहे बस्तर हो, कांकेर हो, नारायणपुर हो, नक्सली लगातार जो है सरेंडर कर रहे हैं। सुकमा में हाल ही में जो है 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, फिर बीजापुर में किया। लगातार नक्सली बैकफुट में है। जंगलों की बात करें, लगातार जंगलों में सुरक्षा बल के जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन चला रहे हैं, जिसका नतीजा है कि जो नक्सली है वो जो है मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। जी सुमित, ठीक है तामेश्वर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।
बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं अब। रायपुर में शारदा चौक तात्या पारा सड़क चौड़ीकरण का मामला है। कल सीएम विष्णुदेव साय से मिलेंगे मेयर और पार्षद। मेयर एजाज ढेबर और एमआईसी सदस्य सीएम से चर्चा करेंगे इस विषय पर। 13 जुलाई से चौड़ीकरण को लेकर जन समर्थन भी जुटाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण को लेकर जन समर्थन भी जुटाने की बात कही जा रही है। जन समर्थन के तहत कांग्रेस पार्षद दल शुरू करेगा अभियान। हस्ताक्षर अभियान शुरू किया जाएगा। पब्लिक से पूछा जाएगा कि सड़क को चौड़ी करना है या नहीं करना है। अधिक जानकारी के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। खोमन साहू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। खोमन, इस मसले को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि सियासत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब जो मेयर हैं अपने सांसदों, अपने जो हैं पार्षद, उनके साथ जाने वाले हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। इस विषय पर बातचीत करेंगे। सियासत के पीछे की कहानी आपको बताता हूं सुमित, क्योंकि आने वाले 5 महीने में नगरीय निकाय का चुनाव है। ऐसे में चाहे मेयर हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, तमाम लोग एक्टिव हो गए हैं। और यही कारण है कि तात्यापारा चौड़ीकरण का मुद्दा जो है पिछले कई वर्षों से लंबित है। 3 महापौर बदल गए लेकिन अब तक समस्या वही की वही है। और यही कारण है कि जब चुनाव नज़दीक है तो ऐसे में कांग्रेस के जो महापौर है एजाज ढेबर, उनके अलावा जो पार्षद है वो तात्यापारा चौड़ीकरण की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि जन समर्थन जुटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार अब कह रही है कि इस पर लगातार विचार किया जा रहा है, आने वाले दिनों पर इस पर काम किया जाएगा। फिलहाल आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है और चूंकि जिस तरीके से सियासत हो रही है, अब आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि सरकार चौड़ीकरण को लेकर क्या कुछ निर्णय लेती है या फिर ये चौड़ीकरण जो है वो सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। बिल्कुल खोमन, मतलब कहना गलत नहीं होगा कि सड़क चौड़ीकरण एक जनता से जुड़ा हुआ मसला है, मुद्दा है, लेकिन अब ये सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। यही वजह है कि जनता का ये मुद्दा अब सियासी मुद्दा बन गया है। खोमन, देखिए, निश्चित तौर पर सियासी मुद्दा इसलिए भी बन गया क्योंकि नगरीय निकाय का चुनाव नजदीक है और हर जनप्रतिनिधि चाहता है, हर वो महापौर चाहता है कि जो जन समर्थन है, जो जन मुद्दा है, उसको उठाकर लोगों की सिंपैथी हासिल कर सके। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के तमाम पार्षद हैं वो जन समर्थन जुटाने की बात कर रही है। 5 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रही है। ये मुद्दा बार बार सामने आया था लेकिन 5 वर्षों तक ये मुद्दा हल नहीं हो पाया। अब जब बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई है तो एक कांग्रेस, कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्षद दल है वो इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाह रहा है। लेकिन दूसरी ओर सरकार चाहती है कि इस मुद्दे का हल निकले, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से रायपुर की जनसंख्या बढ़ रही है सुमित, एक चौड़ीकरण एक बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आने वाला है। क्योंकि जब शाम होती है तो वहाँ काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है और यही कारण है कि सरकार भी चाहती है कि समस्या का हल निकले। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले पर सियासत हो रही है, अब देखने वाली बात होगी कि इस पर आने वाले दिनों में क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। ठीक है खोमन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मेयर एजाज ढेबर पार्षदों के साथ सीएम से मुलाकात करेंगे इस विषय को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस लगातार गिरफ्तारी कर रही है इस मसले को लेकर, संवेदनशील मुद्दे को लेकर। हिंसा मामले में 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भीम क्रांति वीर के नेता गिरफ्तार हुए हैं। वीडियो फुटेज और सीसीटीवी के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। मामले में अब तक 158 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस लगातार एक्शन ले रही है इस पर और गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। हिंसा मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। बलौदाबाजार हिंसा का ये मामला, 2 और लोगों को हिरासत में लिया। छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष और भीम क्रांति वीर के नेता गिरफ्तार हुए। 158 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम बलौदाबाजार दिए चलते हैं आपको। हमारे सहयोगी अजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, काफी संवेदनशील मसला है, काफी सियासत इस मसले पर भी हुई है। पुलिस लगातार एक्टिव है, हालांकि 158 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और हर रोज कोई ना कोई गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी, मैं बता दूं कि बलौदाबाजार हिंसा मामले में जो है, जो पुलिस जो है लगातार एक्शन पे है। आज और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 158 लोगों की जो है बलौदाबाजार हिंसा मामले में जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। वही हम बता दें कि ये जो है छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष जो गोपी बंदे
और इसमें बलौदा बाजार जो है जिला उपाध्यक्ष भीम क्रांतिवीर के जो है संदीप कोसले उनकी गिरफ्तारी हुई है। वही हम बता दें कि बलौदा बाजार पुलिस की जो टीम है वो 14 FIR जो है वो की जा चुकी है। वही हम बता दें कि बलौदा बाजार में जो है 6 टीमों की जो है वो गठन किया गया है, जो अलग अलग जो प्रदेश में जो है ताबीज देकर जो है गिरफ्तारी की जा रही है। वही हम बता दें कि इस गिरफ्तारी में जो हिंसा मामले में 158 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है। जी निश्चित तौर पर अजय, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि सरकार ने सख्त लहजे में कह दिया है कि जो भी इस हिंसा में, इस घटना में शामिल थे, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि पुलिस भी गंभीरता दिखा रही है। एक एक CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अब तक 158 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जी मैं बता दूं कि इसमें 158 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो बड़े नाम है अभी भी जो है उनकी गिरफ्तारी होना जो है वो बाकी है, क्योंकि यहाँ पे ना जो नामजद जो रिपोर्ट FIR जो कराया गया था उनकी गिरफ्तारी अभी दूर है। और यहाँ पे जो हमारी जो बात जो SP विजय अग्रवाल से जब बात हुई थी, तो जो नामजद रिपोर्ट जो जिनके नाम से जो FIR कराया गया था वो अभी भी जो है गिरफ्त से बाहर है। देखना होगा कि इनकी गिरफ्तारी कब तक होती है और कब तक ये जो मामला का जो है निराकरण होता है। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पिछले 5 महीने में 25 मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं के कारोबार का बड़ा खुलासा हुआ और इनमें 15 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। किसी मेडिकल स्टोर ने बिना डॉक्टर के पर्ची के कोडिंग सिरप और दूसरी नशीली दवाएं बेचती हैं, तो किसी ने अलग अलग तरह से नियम तोड़े हैं। यही वजह है कि 25 मेडिकल स्टोर पर यह कार्रवाई की गई। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रविंद्र गेंदले का कहना है उनका और पुलिस के साथ मिलकर नशे के खिलाफ ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। किसी भी तरह से बिलासपुर में ये अवैध गतिविधि नहीं चलने देंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे बिलासपुर का रुख कर लेते हैं। आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, आखिर क्या है पूरा मामला ये और किस तरह से ये कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं अब? जी सुमित, बिल्कुल समझ लीजिए कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के जो असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर हैं रविंद्र गेंदले, वो जो है कार्यवाही के एक मोड में आ गए हैं। पुलिस के साथ मिलकर उनका जहां एक और कहना है कि संयुक्त कार्रवाई करेंगे, वहीं जो है आप देख सकते हैं आंकड़े जो है 5 महीने में 15 मेडिकल स्टोरों का जो सस्पेंड किया गया है लाइसेंस, और दूसरा जो है 25 मेडिकल स्टोर पकड़े गए हैं जो लगातार जो है कोडीन बेच रहे हैं, एल्प्राजोलम बेच रहे हैं और इस तरह की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयाँ दे रहे हैं नशा करने वालों को। सबसे जो बड़ी बात है, और दूसरी जो बात है कि आप समझ सकते हैं कि 5 महीने में 25 मेडिकल स्टोर, यानी बिलासपुर पूरा कोडीन मेडिकल नशा जो होता है एक तरह से जो सबसे खतरनाक माना जाता है उसकी चपेट में है। इससे पहले भी मैं बताना चाहता हूं कि लगातार जो है खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मेडिकल स्टोरों को जा करके औचक निरीक्षण करते हैं, उनके ड्रग इंस्पेक्टर और दवाइयों को और बाकी जो दस्तावेज हैं वो निकालते हैं और इसके बाद जो है जहां जहां जो अवैध गतिविधियां होती है उसको रोकने का काम होता है। तो इसी तारतम्य में जो है ये और ड्रग जो इंस्पेक्टर हैं उनने जो है कार्रवाई की है। सुमित, निश्चित तौर पर। और आशीष, ये काफ़ी गंभीर मामला है। 25 मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ मिलती हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए, लेकिन उन्हीं मेडिकल स्टोर से नशीली दवाओं का ये कारोबार चल रहा था। गंभीर विषय है। जी बिल्कुल सुमित, जो है बिलासपुर में इससे पहले भी जो घटनाएं हुई हैं, एक विधानसभा में पूर्व SP थे, उनने रिपोर्ट पेश की थी कि पूरा शहर जो है नशे की चपेट में है। कुछ मैं इलाकों का नाम बताते हुए आपको बताता हूं कि यहाँ जो है मिनी बस्ती है, यहाँ जो है ताला पारा है, मगर पारा है, जहाँ खुलेआम जो है लोग मेडिकल का नशा लेते हैं। मेडिकल की नशा को सीधे भाषा में, सरल और आम भाषा में मैं बताता हूँ, वो सिरप होता है नशीला जो जानलेवा होता है और जो इंसान के शरीर को पूरी तरह नष्ट कर देता है, उसके मन को, उसके मानव स्थिति को। और इसके बावजूद जो है आप देख सकते हैं कि लगातार जो मेडिकल स्टोरों के नाम सामने आ रहे हैं, पवन है, वेदांत है, महालक्ष्मी है, महामाया मेडिकल स्टोर है, और ये पूरे रीजन में लगातार कार्रवाई हो रही है। सिर्फ बिलासपुर में नहीं, पेंड्रा, गौरेला, मरवाही और जो आम जो क्षेत्र हैं बिलासपुर के, वहां लगातार दबिश दे रहे हैं जो खाद्य एवं औषधि वाले हैं, प्रशासन वाले और ड्रग इंस्पेक्टर लगातार पैनी नजर बना करके रखे हैं। तो कुल मिलाकर के एक अच्छा इंपैक्ट कह सकते हैं जो 5 महीने में 15 मेडिकल
स्टोरों को लाइसेंस का निलंबित किया गया है और कार्रवाई की गई है। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आशीष, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अब। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित बीजाकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बच्चे नाला और पगडंडी के रास्ते से होते हुए किसी भी तरीके से तालीम हासिल करने पहुंच रहे हैं। इसमें बच्चों के साथ ही शिक्षक भी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पीने के पानी की भी समस्या है। बच्चों को पीने का पानी कुएं में जाकर पीना पड़ता है। ये हालात देखिए रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर क्षेत्र स्थित बीजाकुरा गांव की प्राथमिक पाठशाला तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है। यहां बच्चे नाला और पगडंडी के रास्ते से होते हुए किसी तरीके से तालीम हासिल करने पहुंच रहे हैं। इससे बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ यहां पीने के पानी की भी काफी समस्या है। बच्चों को पीने का पानी कुएं में जाकर पीना पड़ रहा है। इस गांव के स्कूल की हालत ऐसी तब है जब यहां आज से 32 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव भी पहुंच चुके हैं, लेकिन इस गांव की सूरत तक नहीं बदली। वाड्रफ नगर क्षेत्र का आश्रित गांव है बीजाकुरा गांव। इस गांव के पटेल पारा के प्राथमिक पाठशाला भवन तक पहुंचने के लिए अब तक सड़क ही नहीं बनी। स्कूल में 25 बच्चे पढ़ाई करते हैं और इस स्कूल के बाजू में ही आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित है, जहां 5 साल से कम उम्र के बच्चों को रखा जा रहा है। लेकिन सड़क नहीं होने के कारण बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। दूसरी तरफ इसकी जानकारी अफसर को भी है, लेकिन उनका कहना है कि आने वाले दिनों में वो इसके लिए प्रयास करेंगे। इस स्कूल का जायजा क्षेत्रीय विधायक शकुंतला पोर्ते ने भी लिया और उन्होंने भी शिक्षकों के साथ बच्चों को भरोसा दिलाया है कि यहाँ स्थित नाला में पुल और सड़क का निर्माण उनके द्वारा प्राथमिकता के साथ करवाया जाएगा। यहाँ के जो स्कूल हैं वहाँ तक पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप हैंडपंप देखिए, इस हैंडपंप में पानी नहीं है। पानी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जल स्रोत है वो ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे में जल स्रोत जब नहीं रहेगा, जब हैंडपंप की जो गहराई है, इसका जो बोरिंग का जो खुदाई है उसको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन आज तक इसके लिए कोई पहल नहीं किया गया। आप देखिए यहाँ पे जो पाइप लगा हुआ है ये टूटा हुआ ये पाइप है, यहाँ से इसका कनेक्शन था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए जो रोड है, बच्चे इसी रास्ते से यहाँ पर स्कूल आते हैं, ऐसा शिक्षकों ने हमें बताया है, लेकिन यहाँ पे रोड ही नहीं है। ये पूरा खेत है, देख सकते हैं, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पे हम खुद अभी चढ़कर इसको किसी मशक्कत के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और देखिए कुछ बच्चे इधर से भी उतरते हैं, देखिए कुछ बच्चे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे बच्चों का जो आने का जो रास्ता है वो सही नहीं होने के कारण खतरनाक स्थिति हो सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बीजाकुरा गांव तब सुर्खियों में आया था जब 1992 में यहां रिबई पंडो नामक एक व्यक्ति की भूख की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे और ये गांव कई सालों तक सुर्खियों में रहा, लेकिन अभी इस गांव की तस्वीर नहीं बदली है। स्कूल तक ही नहीं, गांव के अलग अलग मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए बनाई गई सड़कों की हालत बेहद जर्जर है। इस स्कूल का जायजा लेने के लिए पहुंचे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने भी कहा कि यहाँ सड़क नहीं होने से समस्या हो रही है। हम यहाँ प्रस्ताव बना के भेजेंगे कलेक्टर सर को और सीओ मैडम को, उसके बाद उनके द्वारा रास्ता बना दिया जाएगा। बच्चों को परेशानी होती है क्योंकि रास्ता नहीं है, पहाड़ गहाड़ है, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि हो सके तो हम शाला विकास प्रबंध समिति का बैठक लेके प्रस्ताव पारित करके स्कूल के मद से ही हम रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा व्यवस्था और सुलभ शिक्षा के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, पर मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांवों में शिक्षा राम भरोसे है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आगे बढ़ते हैं, खबर बेमित्रा से है, जहां बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुख्य रूप से बिजली कटौती और बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर यह प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर नगाड़े बजाकर अपना विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अफसरों को ज्ञापन भी सौंपा। तो बिजली की बढ़ी हुई दरों को लेकर कांग्रेस अब हमलावर है सरकार पर। लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन की तैयारी है, प्रदर्शन हो भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि अलग अलग जिलों में कांग्रेस पार्टी बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर प्रदर्शन करेगी। वैसा ही कुछ बेमित्रा में हुआ है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे बेमित्रा का। हमारे सहयोगी भूपेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर कांग्रेस आक्रामक है, हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में बेमित्रा में भी विरोध दर्ज कराया कांग्रेस पार्टी ने एक अलग अंदाज में। जी
जी देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बेमेतरा जिले में जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है बंटी पटेल, उसके निर्देशन पर बेमेतरा में जो बिजली ऑफिस उनके सामने नगाड़ा बजाकर विरोध प्रदर्शन कर गए। इनका आरोप ये है कि जब से भाजपा सरकार 6 महीने हुए, 6 महीने बिजली की जो समस्या है वो बढ़ गई है, लो वोल्टेज की जो समस्या है, ट्रांसफार्मर की जो समस्या है और बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई उसकी जो समस्या, इन तमाम तरह की जो बिजली से संबंधित समस्या, इन तमाम समस्याओं को लेकर जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो बिजली ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा, ज्ञापन जो विद्युत के जो अधिकारी उनको ज्ञापन सौंप कर कहा ये समस्या की यदि समाधान नहीं होती तो इसके बाद भी हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी निश्चित तौर पर जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है भूपेंद्र, ये विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, तो कांग्रेस अब हर एक जनता के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी सर, देखिए चूंकि हेलो जी देखिए सर, चूंकि अभी जैसे ही चुनाव निकला, चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी, इससे पहले कांग्रेस ने कई प्रकार की विद्युत जो योजना है, सरकार की योजना निकाली, लोगों के लिए योजना निकाली। तो कांग्रेसियों का ये कहना है कि 40 लाख जो लोग हैं, जो घरेलू उपभोक्ता है, उनको मुफ्त में सरकार ने बिजली दिया, मोटर पंप चलाने वालों को बिजली दिया। लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी, किसानों के ऊपर ये जो समस्या है वो भारी पड़ गई। आम जनता के घरों में जो समस्या और ये बिजली बिल की जो बिल है उसमें भारी भरकम बिजली बिल घर घर भेजा रहा है। तो ये तमाम तरह की समस्या हो रही है और ये समस्याओं को लेकर इस बार जो कांग्रेस पार्टी वो शुरू से ही बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। दशकों तक विकास की धारा में बाधक बने नक्सलवाद का अब छत्तीसगढ़ से धीरे धीरे खात्मा होता हुआ दिख रहा है। इसके लिए प्रदेश की साय सरकार का डिजिटल प्रयास भी रंग दिखाने लगा है और नक्सलियों को सरेंडर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, क्या है प्रयास साय सरकार का, इस रिपोर्ट में देखिए आप। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने की कवायद, नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार कर रही काम, पुनर्वास नीति को लेकर नक्सलियों से मांगे गए सुझाव, ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID किया जारी, पुनर्वास नीति को लेकर सरकार को मिलने लगे सुझाव, सुझाव में आत्मसमर्पण के बाद घर बसाने जाहिर की इच्छा, आत्मसमर्पण की राशि बढ़ाने मिला सुझाव, स्वरोजगार या फिर नौकरी के लिए मिला सुझाव, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की सुरक्षा बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को खत्म करने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मई में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों की पुनर्वास नीति के लिए ऑनलाइन QR कोड, गूगल फॉर्म और मेल ID जारी करके सुझाव मांगे थे। इसमें अब बड़ी संख्या में फीडबैक मिलने लगे हैं। कुछ नक्सलियों को मोबाइल फोन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। साथ ही नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने के लिए अपील भी की गई है। हालांकि अब ऑनलाइन फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। बहुत से सुझाव आए हैं, अजीबोगरीब बातें आई हैं। मैं अब आपको उसमें क्या क्या बताऊं कि शिक्षकों की तनख्वाह भी लूट ले जा रहे हैं नक्सली, वह भी आया है। गांव वालों के घरों से मुर्गे और राशन भी ले जा रहे हैं, वह भी आया है। अजीब सी बातें, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। असलियत खुलकर सामने आया है। बहुत सारी बातें हैं उसमें, कुछ अन्य बातें भी हैं जिस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी उनसे कहा गया था कि आप भी अपना कोई विषय हो तो दें। बहुत सारे हैं, अब वो कौन है क्या है सब आइडेंटिफिकेशन किसी का नहीं किया जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है, सारे जो जानकारियां हैं, मतलब पहले ही कह दिया गया था कि ये जो जानकारी है ये आप व्यक्तिगत तौर पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए इसके पीछे कोई आइडेंटिफिकेशन का काम ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। प्रदेश के सुदूर अंचल से हमेशा नक्सलियों की बड़ी वारदात की खबरें देखने को मिलती हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक नक्सल मुद्दे की गूंज रही है। इसके लिए प्रदेश से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने नक्सलियों से भी पुनर्वास नीति में बदलाव के लिए सुझाव मांगे हैं। हालांकि सरकार के इस प्रयास पर सवाल भी विपक्ष उठा रहा है। इस मसले पर सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, मुख्यमंत्री कंफ्यूज है और गृह मंत्री कंफ्यूज है, क्योंकि नक्सली नीति स्पष्ट नहीं है तो पुनर्वास नीति कैसे स्पष्ट हो सकता है। नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लगातार कवायद की जा रही है। बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में विकास को गति देने सरकार लगातार प्रयास भी करती रही है। वहीं कैंप स्थापित कर नक्सलियों को पीछे धकेलने का काम भी सरकार ने किया है।
बीजेपी की सरकार अब नक्सलियों को सीधे संवाद करने के लिए आमंत्रित कर रही है। वहीं सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुनर्वास नीति को लेकर आ रहे सुझाव पर सरकार कितना अमल कर पाती है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। उधर दुर्ग जिले के ग्राम मुड़पारा में संचालित पत्थर खदानों में जब ब्लास्टिंग होती है तो तेज कंपन से घरों की दीवारें हिलने लगती हैं। ब्लास्टिंग के बाद पूरा क्षेत्र धूल के गुबार से भर जाता है। ब्लास्टिंग से कई बार पत्थर उखड़कर घरों की छत को तोड़कर घर के अंदर भी गिरता है। फिलहाल पुलिस ने खदान संचालक और ब्लास्टिंग करने वाले व्यक्ति पर मामला दर्ज कर दिया। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। दिलीप शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, काफी संवेदनशील मसला है। ब्लास्टिंग से घरों की दीवारें तक दरक गई हैं। बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है क्योंकि ये जो इलाका है उस इलाके में दर्जन भर से ज्यादा केसर फैक्ट्रियां है जहां पर ईट गिट्टी के बनाने का काम किया जाता है और वहाँ खदानें भी है। उसी इलाके में कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां खदान से लगे हुए हैं। कई दफा कैबिनेट ने शिकायत जिला प्रशासन से की है कि बिना किसी सूचना के और जो खदानें हैं गांव के करीब आ चुका है, लेकिन कई सारे घरों के दरारें पड़ रही है। साथ ही जो बड़े बड़े फोल्डर होते हैं घरों में पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। ताजा मामले में अभी एक मजदूर के घर पे एक बड़ा फोल्डर है और उसकी वजह से अब उस घर के लोग ने केसर खदान के मालिक और जो ब्लास्टिंग करने वाली कंपनी है उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, अब उस पर जांच कर रही है। लेकिन काफी गंभीर मामला है सुमित कि आसपास के लोग रहते हैं वहाँ पे, कई घरें हैं, लेकिन वहाँ पे खदान चलना और कई बार शिकायत होना और प्रशासन का नजरअंदाज करना, ये काफी कुछ कहता है कि प्रशासन शायद इन खनन माफियाओं के सामने कुछ काम नहीं कर पा रहा है। शायद वो खनन माफिया के सामने मुखदर्शक बनकर बैठा हुआ है। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जल्द ही मिलेगा जिलों का प्रभार। जी हां, मोहन कैबिनेट के 31 मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया जाएगा। बजट ब्रांडिंग में भी जल्द जुटेंगे मोहन सरकार के मंत्री। क्षेत्र में विकास की योजनाओं का रोड मैप तैयार करेंगे प्रभारी मंत्री। धार्मिक क्षेत्र में मेला और अन्य मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे मंत्री। जिलों में मंत्री बताएंगे सरकार ने बजट में जनता को क्या सौगात दी है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जल्द ही मिलेगा जिलों का प्रभार। मोहन कैबिनेट के 31 मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलेगा। 31 कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा जाएगा और जो 31 मंत्री होंगे जिन्हें प्रभार सौंपा जाएगा वो बजट की ब्रांडिंग भी करेंगे। बताएंगे आम जनता के बीच जाकर कि सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने बजट में उनके लिए क्या क्या प्रावधान किए हैं। क्षेत्र में विकास की योजनाओं का रोड मैप तैयार करेंगे प्रभारी मंत्री। धार्मिक क्षेत्र में मेला और अन्य मुद्दों को जनता तक पहुंचाएंगे मंत्री। जिलों में मंत्री बताएंगे सरकार ने बजट में जनता को क्या सौगात दी। उधर मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। 2-2 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे हाईटेक कार्यालय और हाईटेक कार्यालय में बनाने में लगेगा 1.5 से 2 साल का समय। 11 कार्यालयों को ग्रीन एनर्जी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनाया जाएगा। दस्तावेजों के लिए कैबिनेट में अलग अलग लॉकर भी बनेंगे। आगर मालवा, निवाड़ी, झाबुआ, अशोकनगर, ग्वालियर ग्रामीण, भिंड में खरीदी गई है जमीन। वहीं मऊगंज, मैहर, बारूना में जमीन तलाशी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, बीजेपी की कार्यशैली है ये, डिजिटल जमाने में अब कार्य योजना भी बीजेपी की डिजिटल होने वाली है। देखिए, चुनाव के बाद जब पहली कार्य समिति हुई थी 7 जुलाई को रविंद्र भवन में, उसमें ही आपने देखा कि जो कार्यकर्ता आ रहे थे, पदाधिकारी आ रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन भी जो है तो डिजिटल तरीके से किया गया और इसके साथ ही डिजिटलाइज किया गया है पूरा जो उसका कार्यक्रम बनता है और जो भी उनके कार्यक्रम होते हैं वो अब ज्यादातर उनका प्रयास रहेगा कि वो कागजों पर ना हो करके वो डिजिटल रहे। तो ये अच्छा प्रयास भी है क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंडिया की बात भी कर रहे हैं और उसको बढ़ावा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से ये एक बड़ी कवायद है।
बहुत शुक्रिया आपका अंचल, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में आधुनिक तकनीक से लैस होंगे बीजेपी के 16 जिला ऑफिस। आगे बढ़ते हैं। खंडवा जिले से पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन आतंकी फैजान शेख को लेकर एटीएस खंडवा कोर्ट पहुंची है। एटीएस आतंकी फैजान को खंडवा कोर्ट में पेश करेगी क्योंकि आज उसका रिमांड खत्म हो रहा है, उसकी रिमांड खत्म हो रही है। इससे पहले एटीएस आतंकी फैजान को लेकर खंडवा स्थित उसके घर पहुंची थी। पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। गिरफ्तारी के दौरान एटीएस ने आतंकी फैजान शेख के पास से मिली सिमी संगठन की सदस्यता के फॉर्म भी बरामद किए थे। एटीएस ने आतंकी फैजान के पास से जब्त किए डिवाइस को जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेज दिया था। एटीएस का मानना है कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए डिवाइस से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो खंडवा जिले से पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन आतंकी फैजान शेख को लेकर एटीएस खंडवा कोर्ट पहुंची है। एटीएस आतंकी फैजान को खंडवा कोर्ट में पेश करेगी क्योंकि आज उसकी रिमांड खत्म हो रही है। जाहिर सी बात है एटीएस की टीम आतंकी फैजान की रिमांड और भी लेगी, रिमांड बढ़ाने की मांग कोर्ट से करेगी एटीएस की टीम, क्योंकि और भी कई खुलासे करने हैं, खुलासे होने हैं, और भी कई पूछताछ करनी है एटीएस की टीम को। इससे पहले आपको बता दें एटीएस आतंकी फैजान को लेकर खंडवा स्थित उसके घर पहुंची थी। पूछताछ में उसने कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जैसे जैसे कड़ाई से पूछताछ होगी आगे परत दर परत और भी राज खुलेंगे। गिरफ्तारी के दौरान एटीएस ने आतंकी फैजान शेख के पास से सिमी संगठन की सदस्यता के फॉर्म भी बरामद किए थे। जी हाँ, स्लीपर सेल की तरह फैजान काम कर रहा था आतंकी संगठन के लिए। एटीएस ने आतंकी फैजान के पास से जब्त किए डिवाइस को जांच के लिए फॉरेंसिक के पास भेजा है, फॉरेंसिक की टीम के पास भेजा था। एटीएस का मानना है कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए डिवाइस से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। कनेक्शन पता चलेंगे, फैजान किन किससे बातचीत कर रहा था, किन के संपर्क में था, क्या साजिश थी और क्या उसके और भी साथी हैं जो अभी मध्य प्रदेश में एक्टिव हैं। तमाम खुलासे होने की उम्मीद है, तमाम बड़े खुलासे यहाँ पर होने की उम्मीद है। फॉरेंसिक जांच के लिए जो डिवाइस भेजी है, जो फैजान से मिली है, उस डिवाइस से कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि आज कोर्ट में भी पेशी होनी है फैजान की। रिमांड पर लिया जाएगा फिर से, जाहिर सी बात है, क्योंकि और भी पूछताछ करनी है। शकील हमारे साथ जुड़ गए हैं फ़ोन कॉल पर। शकील, जैसे जैसे कड़ाई से पूछताछ होगी फैजान से कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद निश्चित तौर पर। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, शकील कहिए। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे आतंकी फैजान को यहाँ पे कोर्ट में पेश किया गया था। उसका आज यहाँ पे रिमांड खत्म हो रहा था। कोर्ट में पेश करने के बाद एटीएस ने जो अपनी प्रारंभिक जांच की है, जो सारी चीजें 5 दिन के रिमांड के दौरान उससे बात हुई है, वो न्यायालय के समक्ष रखा। विशेष न्यायाधीश ने उसे अगली 21 तारीख तक के लिए जेल भेज दिया है। बिल्कुल शकील, और जाहिर सी बात है उससे जो डिवाइस मिली है, फॉरेंसिक टीम के पास डिवाइस को भेजा गया है जांच के लिए। उस डिवाइस से भी और भी ज़्यादा खुलासे और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद। पता चलेगा कि किससे कांटेक्ट करता था, किससे बातचीत करता था और क्या साजिश थी इसकी। देखिए, जो डिवाइस, उस डिवाइस को लैब में भेजा गया है, जहां से जांच के उपरांत सारी चीजें को खुलासा होगा। कोर्ट ने जो उसको अभी न्यायिक हिरासत में भेजा है, संभवतः इस दौरान उसकी जो डिवाइस की जांच हो जाती है तो उसमें सारा खुलासा हो जाएगा। किन किन लोगों से कांटेक्ट में था, इसकी मंशा क्या थी और क्या मंसूबे थे इसके, जिसको लेकर ये इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। ठीक है शकील, बहुत धन्यवाद आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। इंदौर के युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत होने के बाद सभी बच्चों को तेजाजी नगर स्थित परम धाम आश्रम में शिफ्ट किया गया था। उसमें से सोमवार शाम 16 वर्षीय आनंद नामक बच्चा आश्रम से संदिग्ध अवस्था में गायब हो गया। कल दोपहर 4 बजे हुई गिनती में आनंद आश्रम में ही था, लेकिन 7 बजे हुई गिनती में वो मौजूद नहीं मिला। मानसिक दिव्यांग बच्चे के लापता होने की सूचना लगते ही हड़कंप मच गया है। आश्रम के जिम्मेदारों ने मामले की जानकारी जिला प्रशासन और तेजाजी नगर पुलिस को दी है। सूचना पर तेजाजी नगर पुलिस ने तत्परता से आनंद की तलाश भी शुरू कर दी है, लेकिन वो नहीं मिला। आनंद की तलाश के लिए तेजाजी नगर पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाल रही है। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि वो बहुत अधिक दूर नहीं गया होगा, जल्द ही उसे खोज लिया जाएगा। तो इंदौर के युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत के बाद सभी बच्चों को तेजाजी नगर स्थित परम
धाम आश्रम में शिफ्ट किया गया था। परम धाम आश्रम में सभी बच्चों को शिफ्ट किया गया। उनमें से सोमवार को शाम को 16 वर्षीय आनंद नामक बच्चा संदिग्ध अवस्था में गायब हो गया है। जी हाँ, किसी को पता नहीं है वो कहाँ है अभी तक। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और विवाद जुड़ा है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए 16 साल का आनंद अचानक से लापता हो गया। बड़ी बात यह है सुमित कि वह बच्चा मानसिक विकलांग है, वह अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि कोई उसे बहला फुसलाकर या उठाकर तो नहीं ले गया। जिस जगह पर उन्हें परमधाम आश्रम में रखा गया है वह वृद्ध आश्रम है, काफ़ी बड़ा आश्रम भी है। उसके मेन गेट पर जरूर ये बच्चे आने के बाद सिक्योरिटी लगाई थी। देखिए, युग पुरुष आश्रम का जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद वहाँ से 122 बच्चों को यहाँ लाकर रखा गया था। उनमें ये आनंद भी था और अब आनंद संदिग्ध तरीके से गायब है। कल रात से ही तेजाजी नगर पुलिस तलाशने का प्रयास भी कर रही है, लेकिन अभी तक वह मिला नहीं। पुलिस का यह भी कहना था कि वो काफ़ी दूर नहीं गया होगा, हम उसे तलाश लेंगे, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है सुमित, लेकिन वो नहीं मिला है। कल 4 बजे जब अटेंडेंस हुई थी तब वह आश्रम में मौजूद था, लेकिन 7 बजे जब दोबारा अटेंडेंस हुई तो वह आश्रम में नहीं मिला। तो देखिए, काफ़ी हड़कंप मच गया था जैसे ही 7 बजे ये जानकारी लगी कि आनंद नाम का बच्चा नहीं मिल रहा। इसकी जानकारी कलेक्टर को दी गई, तमाम अधिकारियों को दी गई, पुलिस को दी गई और हर व्यक्ति उसे तलाश करने के जुट गया। मूलतः हरदा का रहने वाला था आनंद। वहाँ के ही बाल कल्याण समिति ने उसका अनुशंसा की थी यहाँ पर रखने की, जिसके बाद ही उसे बिल्कुल देखिए पुनीत, जिस तरीके से हम देख रहे हैं युग पुरुष आश्रम में बच्चों की मौत हुई, फिर एक और मामला सामने आ गया, तो आश्रम के संचालकों पर भी सवाल खड़े होंगे। आशंका ये भी जताई जाएगी कि आश्रम में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनी हुई हैं अभी फिलहाल। जी देखिए, वो आश्रम को तो वहाँ पर अभी सील किया हुआ था, कुछ टाइम के लिए बच्चों को हटाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई करने का उन पर मूड नज़र नहीं आ रहा है। बाल संरक्षण आयोग की टीम भी यहाँ पहुंची थी, वो भी उन्हें क्लीन चिट देकर गई है, लेकिन कांग्रेस ने काफ़ी बड़ा आरोप लगाया है। कई सारी अनियमितताएं और कई सारे वहाँ पर जो घोटाले हो रहे थे उसका भी खुलासा किया है, जो भी हम हमारे दर्शकों को बताएंगे। लेकिन ये जो बात सामने आई है कि 16 वर्षीय बच्चा अचानक से गायब हो गया, तो कई सवाल खड़े होते हैं सुमित। निश्चित तौर पर कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होंगे जिनके जवाब मिलने बेहद ज़रूरी हैं। पुनीत, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अब। डिंडौरी जिले के मेहतवानी BEO ऑफिस में जारी हुए एक पत्र ने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ मेहतवानी विकासखंड के अलग अलग सरकारी स्कूलों में तैनात शराबी शिक्षकों की संख्या 15 है, तो वहीं 9 शिक्षक ऐसे भी हैं जो कई सालों से स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या हालात हैं, 15 शराबी हैं, 9 तो स्कूल ही नहीं आते। इसके अलावा 7 ऐसे टीचर हैं जिन पर 2 पत्नियां रखने के आरोप है, तो वहीं एक शिक्षिका पर 2 पति रखने की शिकायत दर्ज हुई है। क्या हालात है भाई साहब, देखिए शिक्षा का स्तर, शिक्षकों के हालात देखिए आप, और जो सिविल सेवा के उल्लंघन की श्रेणी में आता है ऐसा करना, जिसकी सूचना मिलते ही शिक्षा अधिकारी ने इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन शिक्षकों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। तो डिंडौरी जिले के मेहतवानी BEO ऑफिस से जारी हुए पत्र में कि कुछ टीचर लंबे समय से अनुपस्थित हैं जिनके अभिलेख दुरुस्त नहीं है, तो जो सिविल सेवा आचरण संहिता के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होगी, कार्रवाई की जाएगी। शराबी टीचरों के लिए बोला गया है कि मेडिकल करा के उनको दंडात्मक कार्रवाई करके FIR कराई जाए, तो मेडिकल कराई जाए, जिससे माननीय न्यायालय में ये स्थिति निर्मित नहीं हो कि शराब पिए कि नहीं, मेडिकल बेस पे उनको कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए डिंडौरी का रुख कर लेते हैं। अनिल साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, ये जो पत्र जारी हुआ है जिसमें होश उड़ा देने वाले खुलासे हुए हैं, उसे देखकर पढ़कर तो यही कहेंगे हम कि डिंडौरी में आखिर हो क्या रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर। 15 शराबी, 9 स्कूली नहीं आते, कईयों की 2 पत्नियां, कईयों के 2 पति। जी सुमित, देखिए पूरा मामला डिंडौरी जिले के मेहतवानी विकास खंड का है,
जहां पर शराबी शिक्षकों को लेकर एक पत्र जारी हुआ है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इनके ऊपर कार्यवाही के लिए एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा है, जहां पर आपको बता दें इसमें 15 ऐसे शिक्षकों का नाम आया है शराब पीकर स्कूल आते हैं, वहीं 9 ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल ही नहीं आते। इसके अलावा 7 ऐसे शिक्षक हैं जो जिनकी 2-2 पत्नियां हैं। यह जब खुलासा हुआ है तो जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं कि डिंडोरी जिले में 7 विकासखंड हैं। 7 विकासखंड में सिर्फ एक ही विकासखंड में ऐसे शिक्षकों का नाम आया है जहां पर लोग शराबी शिक्षक सामने आए। अगर 7 विकासखंड में इस तरह से अगर देखा जाए, जांच हो जाए, तो कहीं ना कहीं अन्य और भी ऐसे शिक्षक निकल कर आ सकते जो कि शराब पीकर स्कूल आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है डिंडोरी में। जी सुमित। निश्चित तौर पर बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है इन्हें लिए, और शिक्षा को लेकर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से हजारों करोड़ों का बजट यहां पर आता है। बजट प्रस्तावित होता है, बजट का प्रावधान होता है, लेकिन उस बजट का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। शिक्षकों की भर्ती तो होती है, लेकिन ऐसे शिक्षक हैं कि 15 शराबी हैं। अब शराब पीकर क्या ही बच्चों को पढ़ाएंगे। 9 तो आते ही नहीं हैं, कई 2 पत्नियां रखे हैं। बहुत ही खराब हालात है शिक्षा के अनिल, डिंडोरी में हम कह सकते हैं। जी देखिए, लगातार शिक्षा व्यवस्था का स्तर गिरता जा रहा है। सरकार कितना भी लाख कोशिश करे, बावजूद मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल्य यह डिंडोरी जिला शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफी सुर्खियों में रहता है। जबकि मेहंदवानी विकासखंड से जो यह पत्र जारी हुआ है, जिसको लेकर जो सहायक आयुक्त हैं उन्होंने कार्यवाही का आश्वासन तो दिया है। अब देखना यह होगा कि कब तक ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्यवाही होती है और शिक्षा का व्यवस्था जो स्तर है वह सुधरता है। बिल्कुल देखना ही होगा कि कार्रवाई क्या होगी, कार्रवाई कब होगी और कार्रवाई क्या होगी। सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है ऐसे टीचर्स पर, ऐसे शिक्षकों पर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात होगी जबलपुर की, जहां निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। पहले जबलपुर के 11 बड़े स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और अब इन स्कूलों पर अभिभावकों को फीस लौटाने का फरमान जारी किया जा रहा है। पहले चरण में जिला शिक्षा विभाग ने 15 निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस लौटाने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिए हैं कि बढ़ाई गई स्कूल की फीस की राशि अभिभावकों को तत्काल लौटाई जाए। शेष 5 निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस को अमान्य करने और लॉटरी संबंधी आदेश 2 दिन के अंदर जारी हो सकते हैं। आ, 11 स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। उन स्कूलों के में से 11 में से 6 के आदेश कल जारी कर दिए गए हैं। शुल्क प्रतिदाय आदेश है। 2018-19 से लेकर 24-25 तक जो उनने शुल्क वृद्धि की थी वो अमान्य की गई है, तो उसको वापस करेंगे और पूर्व की शुल्क वर्तमान में रहेगी, ये आदेश कर दिया गया है। शेष 5 स्कूल और बचे हैं, उनके आदेश भी हम जल्दी ही जारी करेंगे। तो जबलपुर में देखिए आप किस तरीके से स्कूलों की मनमानी हो रही है। अपनी मनमाने ढंग से फीस वसूल ली गई है, लेकिन कार्रवाई भी लगातार जारी है। जबलपुर की 11 बड़े स्कूलों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और जो फीस वसूली थी जो कि वैध नहीं थी, अवैध तरीके से फीस वसूली गई है और इन स्कूलों पर अभिभावकों को फीस लौटाने का फरमान जारी कर दिया गया है विभाग की तरफ से। पहले चरण में शिक्षा विभाग ने, जिला शिक्षा विभाग ने 5 निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस लौटाने के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि जो आपने फीस बढ़ाई थी, वसूली है अभिभावकों को, वो तुरंत ही लौटा दी जाए। अधिक जानकारी के लिए सीधे जबलपुर के रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, लगातार मनमानी जारी है स्कूलों की। पहले तो आदेश होने के बाद भी फीस वसूल लेते हैं बढ़ी हुई मनमानी तरीके से, और जब फीस वापसी के लिए कहा जाता है तो फीस वापस भी नहीं होती है। लेकिन अब सख्ती बढ़ती है, फीस तो लौटानी पड़ेगी। देखिए, जबलपुर में जिस तरीके से निजी स्कूलों की धांधली चली, निजी स्कूल की मनमानी चली, उसका जो खामियाजा उठाया है वो आम जनता ने उठाया है, क्योंकि आम अभिभावकों से अनाप शनाप जो फीस बढ़ोतरी की है, जबकि सरकार ने नियम बना दिए थे, फीस नियामक बना दिया था और उसकी गाइडलाइन के मुताबिक निजी स्कूलों की फीस वसूलनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 6 सालों में 11 निजी स्कूलों के जो आंकड़े निकल के सामने आए, उसमें 81 करोड़ रुपए उन्होंने अभिभावकों से अवैध तरीके से वसूली थी। और यही वजह है कि 11 स्कूलों के खिलाफ पहले FIR हुई, उनके कर्मचारियों पर FIR हुई, गिरफ्तारियां हो गई और अब शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों से अभिभावकों की फीस लौटाने के लिए आदेश जारी कर दिया है। 11 स्कूलों की लिस्ट बनाई गई थी, जिसमें पहले 5-6 स्कूलों को नोटिस जारी किया है, आदेश जारी कर दिए हैं।
और उनको कहा गया है कि तत्काल आप अभिभावकों को फीस लौटाएं, जो प्रक्रिया होगी उससे अवगत कराएं और उसके बाद तत्काल उनकी फीस लौटाएं और उसके बाद बाकी जो 5 स्कूल हैं उनको भी जल्द से जल्द आदेश जारी किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि एक स्कूल में 1.5 से 2 लाख रुपए तक मामूली नर्सरी और KG1 KG2 की कक्षाओं के लिए ये फीस वसूलते थे। तो ऐसे में एक बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बड़ी बात कि इनको किस नियम के तहत वसूलना चाहिए था, तो इनको जैसे 10% फीस बढ़ानी है तो उसके लिए आपको अभिभावकों को सूचित करना होगा। 10% से ज्यादा फीस बढ़ानी है तो जिला प्रशासन को, और 15% अगर फीस बढ़ानी होती है तो राज्य सरकार से आपको जरूरी अनिवार्यता लेनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इन स्कूलों ने ऐसे किसी भी नियम का पालन नहीं किया और यही वजह है कि आज जिला प्रशासन जो है सख्ती के मूड में है और सभी स्कूलों से फीस वसूली के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। ठीक है दुर्गेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखने वाली बात होगी कि कब तक फीस लौटाई जाती है अभिभावकों को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार शिक्षा को लेकर तमाम दावे करती है, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। अलीराजपुर के जोबर तहसील के रामपुरा गांव में आज भी स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं, जिसके चलते बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। रुकिए, ठहरिए और गौर से देखिए, लंबी सांस लीजिए, फिर सोचिए कि आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है, क्योंकि यही झोपड़ी इन बच्चों का स्कूल है जहां वो बेहतर भविष्य का सपना लेकर पहुंचते हैं। झोपड़ी भी ऐसी कि जिसमें सिर्फ आधी छत ही दिखाई देती है, आधे में ग्रीन नेट नजर आती है तो आधी छत से नीला आसमान। ना तो शौचालय है और ना ही कोई बाकी इंतजाम। खस्ता हाल शिक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें हैं अलीराजपुर के रामपुरा गांव की, उस रामपुरा गांव की जहां बच्चों का भविष्य और स्कूल राम भरोसे चल रहा है। स्कूल को लेकर क्या समस्या आपको? हम झोपड़ी में पढ़ रहे हैं। कब से पढ़ रहे हैं आप झोपड़ी में? 1 साल। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमको नई स्कूल चाहिए। दरअसल ये शिक्षा विभाग, शासन और प्रशासन की बेपरवाही, लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए स्कूल तो क्या, एक अच्छा कमरा तक नहीं है। इस गांव में स्कूल है लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि वहां बच्चे बैठकर पढ़ सके। भवन जर्जर हुआ तो दहशत के चलते बंद कर दिया गया और आज वहां भूसा लकड़ी भरे हुए नजर आते हैं और मजबूरी में एक PM आवास के बगल में कुछ बांस की बल्लियों के सहारे टीन शेड और ग्रीन नेट डालकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जर्जर अवस्था में भवन और झोपड़ी के नीचे आज बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने साल से ये पढ़ रहे हैं? 1 साल से पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? 32 बच्चे दर्ज है। हाँ। इसकी जो आज झोपड़ी के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं, इसकी सूचना आपने आपके ऊपर अधिकारी को दी है क्या? हाँ, दी है सर। कितनी बार दी? DO साहब ने सबको दे करके हमने। अच्छा, तो हाँ। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी बनवाएंगे ना सर स्कूल, बोल के रखा उसने। हाँ, प्रोसीडिंग सब दे करके हमने। यहाँ पर वो स्कूल गए साल पर पानी के कारण से जंजर टूट गए हैं, उस कारण से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर? 32 बच्चे। आज झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या कारण उसका? ये वो स्कूल की वजह से, कभी स्कूल कहीं टूट फूट जाएगा, गिर जाए तो बच्चे का कहीं नुकसान हो जाए, इसलिए बच्चों को मतलब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है उस स्कूल की? स्कूल की बहुत बुरी स्थिति है। अभी तक आपने किसी आला अधिकारी को इसकी जानकारी दी? हाँ, BO साहब या BRC साहब को ने आवेदन लिखित में दे रखा है। यानी अधिकारी 1 साल से भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन स्कूल कब बनेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब सवाल ये है कि ये झोपड़ी कब तक बच्चों का साथ देगी, क्योंकि तेज बारिश हुई तो ना यहाँ बच्चे बैठ पाएंगे और ना ही पढ़ पाएंगे। लिहाजा अब जरूरत है जिम्मेदारों को जागने की, ताकि ये बच्चे भी झोपड़ी से बाहर निकलकर एक स्कूल में अपना भविष्य संवार सके। विस्तार न्यूज के लिए संजय वाणी की रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। फैसला आने तक दीपेश टांक ACB की कस्टडी में रहेंगे। कल दोपहर 12 बजे तक फैसला आने की उम्मीद है। ACB कोर्ट में चली लंबी बहस, जी हां, लंबी बहस होती रही इस केस को लेकर। अंतरिम जमानत के लिए 1 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत, लेकिन रानू साहू जेल से बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। IAS रानू साहू, निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला आने तक दीपेश टांक ACB की कस्टडी में ही रहेंगे।
कल दोपहर 12 बजे फैसला आने की उम्मीद है। एसीबी कोर्ट में लंबी बहस चली, इस मुद्दे पर लंबी बहस चलती रही। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है, हालांकि दीपेश टांक एसीबी की कस्टडी में रहेगा। कल दोपहर 12 बजे फैसला आने की उम्मीद, बेहद महत्वपूर्ण अहम दिन हम कहेंगे कल का। सुमित, जानकारी को थोड़ा करेक्ट करिएगा। एसीबी की कस्टडी में अभी दीपेश टांक नहीं रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद केंद्रीय जेल रायपुर से दीपेश टांक को छोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि ईडी के केस में जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका मिली थी, किसे, रानू साहू को और दीपेश टांक को, दीपेश टांक ने उस ऑर्डर को लिया, विशेष कोर्ट पहुंचे। दूसरी तरफ एसीबी भी पहुंची, स्पेशल कोर्ट एसीबी की कोर्ट पहुंची और जमानत जो है वारंट मांगा गया, कस्टोडियल रिमांड मांगी गई पूछताछ के लिए, लेकिन उस पर कल तक फैसला आना है। लेकिन आज की परिस्थितियों का फायदा लेते हुए दीपेश टांक ने जो है अपनी जो प्लांट की अपनी जमानत याचिका जो सुप्रीम कोर्ट से मिलनी थी और जमानत हासिल कर ली है। थोड़ी देर बाद दीपेश टांक निकल जाएंगे, जिन पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। और कल अगर फैसला आता है एसीबी के पक्ष में, कस्टोडियल रिमांड की बात होती है, तो फिर से गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन रानू साहू की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। रानू साहू यथावत रहेंगे, क्योंकि एसीबी से जब तक एसीबी में उन्होंने जमानत याचिका आज लगाई है, अगर कल एसीबी की कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देती तो रानू साहू यथावत रहेंगी। लेकिन दीपेश टांग ने, उनके सहयोगियों ने बड़ी ही जो है कहें दिमाग से, जो कल का फैसला था, आज एक तरफ एसीबी की कोर्ट में बहस चल रही थी उनकी कस्टोडियल रिमांड के लिए, दूसरी तरफ विशेष कोर्ट में स्पेशल बेंच में उन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई और जो अपनी जमानत मिल गई थी उस जमानत याचिका को प्लांट किया और जमानत हासिल करते हुए थोड़ी ही देर बाद इसी जेल से बाहर जाने वाले हैं। केंद्रीय जेल रायपुर, जो कि आज पूरे दिन चर्चा में रहा अपने किसी दूसरे केस को लेकर, सबसे पहले सबसे तेज विस्तार न्यूज बता रहा है। और जो भी करेक्शन है सुमित देखिएगा, उसमें यही है कि दीपेश टांक आज सुरक्षित हो गए हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। सुमित, बहुत बड़ी बात है। नितेश, आप कह रहे हैं दीपेश टांक जेल से बाहर आएंगे, जमानत उनको मिली है, लेकिन कल अगर कुछ फैसला उनके पक्ष में नहीं आता है तो कल फिर उनको जेल जाना पड़ेगा। सुमित, सीधी सी बात यह है कि ईडी, एक केस ईडी का है, दूसरा एसीबी का केस है, ईओडब्ल्यू का है। ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है रानू साहू को भी, दीपेश टांक को भी, लेकिन एसीबी ने दीपेश टांक का शिकंजा आज ही कसना शुरू किया। अदालत पहुंचे, विशेष कोर्ट पहुंचे एसीबी की, और कल तक के लिए फैसला है, यानी कि कल वो फैसला आएगा कि एसीबी को रिमांड दी जाए या ना दी जाए। लेकिन जब तक वो फैसला नहीं आता है तब तक ईडी के लॉन्ड्रिंग केस में जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी उसे विशेष कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए जमानत दीपेश टांक ने हासिल कर ली और थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। दूसरी तरफ रानू साहू ईडी के केस में तो अंतरिम जमानत पा चुकी हैं, लेकिन एसीबी का शिकंजा कसा हुआ है, उनकी कोर्ट से भी उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, इसलिए आजाद होंगी। जब तक नहीं मिलेगा तब तक अंतरिम बेल नहीं मिलेगी। लेकिन दीपेश टांक जो 1.5 साल से लंबे समय से जेल में बंद थे, वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जो कानूनी परिस्थितियां हैं उनका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल दोपहर को अगर एसीबी को रिमांड दे दी गई एसीबी की कोर्ट के द्वारा, तो एक बार फिर से दीपेश टांक एसीबी की कस्टडी में दिखाई देंगे। एसीबी कस्टडी में दिखाई देंगे। ठीक है नितेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे अब। कोरियर कंपनी से आया एक कॉल लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। कॉल करने वाले साइबर क्रिमिनल्स डिजिटल अरेस्ट कर लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर दे रहे हैं। इसके लिए उनके निशाने पर ज्यादा पढ़े लिखे हाई क्लास लोग हैं। जागरूकता की कमी के चलते लोग अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं, इसलिए आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।